हमने उस समय 26 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा। उनके पोस्ट का हर एक बंकर एक्सप्लोजिव से उड़ाया। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे भारतीय सेना के वो वीर सिपाही जिन्होंने सितंबर 1979 में 14 गढ़वाल राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। जैसे ही हमने स्टार्स लगाए, हमारे जो उस्ताद थे सबसे पहले उन्होंने हमें सैल्यूट किया। एक इन्फेंट्री अधिकारी के रूप में उन्होंने सियाचिन की ऊंचाइयों, जम्मू कश्मीर की घाटियों, सिक्किम और पूर्वोत्तर की कठिन सीमाओं और भारत चीन सीमा क्षेत्र पर अनेक महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाइयों का नेतृत्व किया। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, वो हमसे मिलने आए। फिर उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, फिर आपने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली? मैंने कहा देश के लिए ली। 2015 से 2018 तक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक और 2018 से 2021 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में सैन्य सलाहकार के रूप में राष्ट्र की सुरक्षा नीति को दिशा दी। न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर में सिर्फ वर्दी पहनने की आवश्यकता नहीं, आपके जो सिटीजन हैं, हर एक सिटीजन को ये सोच लेना चाहिए कि वो भी सोल्जर है। अपने अद्वितीय नेतृत्व और योगदान के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, सेना अध्यक्ष प्रशस्ति पत्र जैसे सर्वोच्च सैन्य अलंकरणों से सम्मानित किया गया है। 4 दशकों से अधिक उनकी कहानी केवल एक सैनिक के दृढ़ निश्चय, मेहनत और लगन की मिसाल नहीं, बल्कि अद्भुत साहस और राष्ट्र सेवा के नेतृत्व की उल्लेखनीय दास्तान है। अगर आप नौकरी समझ के यहाँ पे आ रहे हैं, या मत आइए। देशभक्ति समझ के आ रहे हैं, एक जुनून लेके आ रहे हैं, आइए, आपका स्वागत है। जय हिंद। वेलकम टू द यूनिफॉर्म डायरीज। डीजी रिक्रूटिंग के इस ऑफिशियल पॉडकास्ट में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे लेजेंड से जिनकी जिंदगी के किस्से आपको ना सिर्फ मोटिवेट करेंगे, बल्कि एक ऐसे शख्सियत हैं वो जिनको सुन करके, जिनके एक्सपीरियंसेस से आप लाभ ले सकेंगे। आप चाहे आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो या आप ऐसे भी अपने जीवन में किसी शिखर तक पहुंचना चाहते हो, तो आइए स्वागत करते हैं शिखर तक पहुंचे हुए एक ऐसे लेजेंड का, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे। जय हिंद सर। जय हिंद, और आपके सभी दर्शकों को बहुत जय हिंद और शुभकामनाएं। और जैसे आपने बोला कि फौज ज्वाइन करना चाहते हैं या कुछ शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, नहीं भी पहुंचे, अच्छे नागरिक बनिए। क्या बात है सर। सर, हम सबसे पहले आपसे जो एक बात जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई सर? कभी कभी क्या होता है, देश प्रेम आपका होता है, देश प्रेम के साथ साथ आपकी पारिवारिक परिस्थितियां भी इस तरह से होती हैं जहाँ पे आपके जो प्रोफेसर हैं वो चाह रहे हैं कि आप आईएएस बने। पिताजी ने एक छूट दे रखी है कि आपको जो करना है आप करिए, लेकिन अच्छा करिए। पिताजी ईमानदार ब्यूरोक्रेट, ज़्यादा पैसे हैं नहीं, पेंशन चल रहा है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर बन रहे हैं, 2 भाई फॉरेस्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुझे ही अपने आप लगा कि मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, और अगर मुझे आईएएस बनना भी है तो कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने सीडीएस में, उस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था क्रिश्चियन कॉलेज में, और मैंने सीडीएस दी, क्लियर किया, एसएसबी गया, क्लियर किया। एसएसबी में पहली बार कॉल आया तो मैं गया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा मुझे अनुभव हो गया है। लेकिन सेकेंड टाइम जब कॉल आया कि आइए, तब मैंने सोचा चलो चलते हैं, और क्लियर हुआ। और फिर निर्णय किया कि चलो अभी चलते हैं ओटीएस में, शॉर्ट सर्विस है, 5 साल बाद देखेंगे क्या होता है। तो उस समय का निर्णय एक मिला जुला निर्णय था। देश प्रेम तो था ही, रोल मॉडल्स भी महू से देखे थे, और परिवार की जो परिस्थिति थी उसमें भी मुझे तो कुछ ना कुछ योगदान देना ही था ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मिली जुली जिससे, और ये एक रियलिटी है भारतीय समाज में, सभी परिवारों में ये इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। सर, एक चीज़ जो हमारे जो ऑडियंस आपको सुन रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे, जो नए बच्चे हैं, जब आप ओटीए में आपका सिलेक्शन हुआ और जब वो पहला दिन आप एंटर कर रहे थे,
तो क्या फीलिंग्स थी? डर था, एक्साइटमेंट था, क्या फीलिंग थी पहले दिन की, अगर आप रिकॉल कर सकें? उस समय उसको कहते थे ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास। जी जी। कभी पहले मद्रास गए नहीं। रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, वहाँ पे एक ट्रक, आर्मी का ट्रक 3 टन वो खड़ा हुआ था। एक उस्ताद थे हवलदार, वो हमको लेने आए थे। तो उन्होंने बोला कि चलो ट्रक में चढ़ जाओ, सामान चढ़ाओ, खुद चढ़ जाओ। और 2 सीनियर्स थे, तो 2 सीनियर्स ने बोला कि फुल स्लीव शर्ट है? हाँ है। खोलो, पहनो। वहीं पे स्टेशन वहीं पे? पे ट्रक के अंदर अच्छा। टाई बांधो। और ये हमारी जर्नी शुरू हुई ओटीएस के लिए। ओटीएस में पहुंचते से ही सामान उतरा। आज बताने में कोई झिझक नहीं है, जबरदस्त रैगिंग हुई, अच्छा। जबरदस्त। और लोगों को शायद लगता होगा कि रैगिंग बुरी चीज़ है। उस समय जब रैगिंग हुई हाँ। तो आज महसूस होता है कि मजबूत किया उन्होंने हमें। अच्छा सर। हाँ, हम लोग 300 लोग हमने ज्वाइन किया। 300 लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। कोई फौजी परिवारों से थे, मैक्सिमम सिविलियन परिवारों से थे। उसको फौज का किसी को आइडिया नहीं था। मुझे तक आइडिया नहीं था कि मेजर क्या और सूबेदार मेजर क्या, जबकि मैं खुद एनसीसी में रहा हुआ था। लेकिन हमें किसी को कोई आइडिया नहीं था, कभी इन लोगों से मिले नहीं। कौन किस रीजन का है, रिलीजन का है, कौन सी लैंग्वेज है, किस इकोनॉमिक स्टेटस से आता है, इसकी कोई परवाह नहीं थी। और जो रैगिंग हुआ उसमें सब हम समान हो गए। और जितना मुश्किल समय आप साथ में बिताते हैं, उतनी आपकी यूनिटी बनती है, उतने आप में एक प्रेम, सद्भावना बढ़ती है। तो 35 आदमियों की एक प्लाटून, आज भी वो हमारी नौशेरा 6 प्लाटून के हम सारे जुड़े हुए हैं। अच्छा। कितने साल हो गए, 78 में हम गए थे वहाँ पे। और आज भी हमारी जो यूनिटी है वो पहले दिन की वजह से है। पहले दिन जो हमें साथ में, जिसको हम फौजी टर्मिनोलॉजी में रगड़ा कहते हैं। सर क्या हुआ, कुछ कुछ ऐसा किस्सा मजेदार? देखिए क्या होता है, वो रैगिंग गलत मत समझिए, उसमें आपको फिजिकली फिट करते हैं। मतलब आपको दौड़ाते हैं, आपको बेंच स्ट्रेचेस कराते हैं, आपको सिटअप्स कराते हैं, आपके कंधे के ऊपर बल्ली रखते हैं, आपको पहाड़ चढ़ाते हैं। वहाँ पे एक पी हिल नाम की टेकड़ी है, तो बल्ली लेके आप ऊपर चढ़ते हैं। आपके पीठ के ऊपर 25 किलो का पिट्ठू होता है। आपको क्रॉलिंग कराते हैं, फ्रंट रोल कराते हैं, बैक रोल कराते हैं। क्यों? यही चीज आपके पीटी टेस्ट में होती है। अच्छा। तो जो सीनियर्स आपसे ये काम कराते हैं, उसका फायदा आप ही को होता है, क्योंकि आप तैयार हो जाते हैं उसके लिए। तो सर पहले दिन तो जब ये हुआ तो आप लोग तो टूट गए होंगे पूरी तरीके से फिजिकली? मैं खिलाड़ी था, मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में हॉकी रिप्रेजेंट किया है। यूनिवर्सिटीज़, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ वेस्ट जोन में मैं खेला हूँ। तो फिजिकली मैं काफ़ी स्ट्रांग था। सारी कॉलेज टीम्स को रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सिटी में फुटबॉल को रिप्रेजेंट किया। तो मुझे इतना झटका नहीं लगा जितना बाकी मेरे कई मित्रों को लगा। कई मित्रों को तो पहले हफ्ते में बिल्कुल टूट गए, लेकिन हम लोग उनको साथ में लेके चले। हमने कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। सर अब ये तो हो गया कि ट्रेनिंग हो गई। अब जब उसके बाद आप पहली बार वर्दी पहनते हैं और वो वर्दी आपके ऊपर आती है और वो स्टार्स लगते हैं, क्या फीलिंग होती है सर? वो क्या आप महसूस कर रहे थे? हाँ, एक सपना पूरा होते हुए दिखता है। एक जब पासिंग आउट होता है तो एक अंतिम पग होता है। मतलब आप वहाँ पे स्लो मार्च में उधर चले जाते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, क्योंकि उसके बाद आप स्टार्स लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही हमने स्टार्स लगाए, हमारे जो उस्ताद थे, जो पंजाब सिंह थे, सबसे पहले उन्होंने हमें सल्यूट किया। ये देखिए, मतलब हम उनके कैडेट थे, लेकिन उन्होंने कड़क सल्यूट हमें मारा। ये एक बड़ी फीलिंग होती है। You become an officer now. ऑफिसर। और मेरे परिवार से, मेरे पिताजी और माताजी, इनका स्वास्थ्य सही नहीं था। वो मेरे पासिंग आउट में, जिसको हम पिपिंग सेरेमनी बोलते हैं, उसके लिए नहीं आ पाए। मुझे मेरे प्लाटून में या मेरी कंपनी में ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरा परिवार नहीं है। अच्छा। कैप्टन आरपी सिंह ने खुद मेरा पिपिंग किया। और मेरे एक अच्छे फ्रेंड हैं रत्नदीप बार्टके, वो भी रिटायर हुए कर्नल के तौर पे। उनकी माँ और उनकी बहन थी वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया। मैंने जो आपको शुरू में बोला कि फौज एक परिवार है, सेना एक परिवार है, उसमें इन रिश्तों की बड़ी अहमियत बन जाती है कि मेरी माँ नहीं है या पिताजी नहीं है, लेकिन उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। हमारी सर कई जो ऑफिसर से बात हुई है पॉडकास्ट में, तो कहते हैं यार जब हम निकलते हैं और वर्दी अपनी पहन के, हमें लगता है चलो यार इतनी मेहनत करी,
वी हैव अराइव्ड नाउ, और हमें लगता है अब तो हम ऑफिसर हो गए। लेकिन जब पहली पोस्टिंग में पहुंचते हैं तो पता लगता है कि भैया वापस से मेहनत। आपका क्या एक्सपीरियंस था? देखिए, हमारा रेजिमेंटल सेंटर एक बड़ी सुंदर जगह पे है, लैंसडाउन। जी जी। तो पहले हमें वहाँ पे कुछ समय बिताना पड़ता है, कुछ हफ्ते वहाँ पे बिताने पड़ते हैं। वहाँ पे आपको रेजिमेंट के बारे में सिखाया जाता है। तो वहाँ पे कमांडेंट थे कर्नल कुलकर्णी, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी बने। उन्होंने भी हमें बड़ी अच्छी तरह से सेटल किया। मतलब रेजिमेंट क्या है, रेजिमेंट में किस तरह से आपको जवानों के साथ बातचीत करना होता है। दशहरा का समय था, तो दशहरे में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ा खाना क्या होता है, रेजिमेंटल सॉन्ग्स क्या है, रेजिमेंटल डांस क्या है, पुराने वाले सोल्जर्स के साथ कैसे बात करना है, ये सारा वहाँ पे उन 15-20 दिन में आपको सीखने को मिलता है। और वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग, मतलब मेरी यूनिट उस समय जोधपुर में थी, तो हम जोधपुर गए। पहली पोस्टिंग मेरी जोधपुर में डेजर्ट्स में थी। और डेजर्ट्स में जाते से ही पहली बार पलटन से सबसे मिले, और आपको वेलकम किया जाता है, आपको एकदम एक तौर से एक एम्ब्रेस किया जाता है, और फिर आपको बटालियन के बारे में सिखाया जाता है। और बटालियन के बारे में सिखाने के साथ साथ सुबह आप जवानों के साथ पीटी करते हैं, आप उनके साथ वेपन ट्रेनिंग करते हैं, आप उनके साथ ड्रिल करते हैं, आप उनके साथ फायरिंग कंडक्ट करते हैं। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, क्लोथिंग उनका क्या है, खाना क्या है। तो हमारे जो फर्स्ट कंपनी कमांडर्स होते हैं उनका हमारे ऊपर बहुत इंप्रेशन पड़ता है। तो जो मेरे फर्स्ट कंपनी कमांडर्स में से मैं 3 कंपनी कमांडर्स का नाम जरूर लेता हूँ कि कर्नल पंवार जो उस समय मेजर पंवार थे, कर्नल बाली जो उस समय मेजर बाली थे, और मेजर रमनीक जेटली। इन तीनों ने हमें सिखाया। मेरी बटालियन एक न्यू रेजिंग थी, मतलब हम सेटल हो रहे थे। 76 में हम रेज हुए, 79 में वहाँ पहुँच गया, तो बटालियन अभी सेटल हो रही थी। तो एक तरह से अगर आज हम कहीं पहुँचे हैं तो हमारी जो नींव रखी गई उस समय हमारे इन ऑफिसर्स और उन सूबेदार लोगों ने नींव रखी। वो जो हमारे कंपनी के सूबेदार थे वो भी हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमें कंपनी में किस तरह से अकाउंटिंग करना है, किस तरह से वेपन्स का अकाउंटिंग करना है, ये सारा सिखाने वाले कौन थे? हमारे वो हवलदार और सूबेदार थे। तो वो भी, उनको भी हम गुरु मान के चलते हैं। तो सर, आप जब पहुंचे वहां पे पहले उसमें पोस्टिंग में, पहला कोई ऐसा मेजर असाइनमेंट या ऑपरेशन जो आपको अभी भी याद हो? देखिए, जोधपुर और राजस्थान का वो जो डेजर्ट है, उस समय वहाँ पे लाइव ऑपरेशन तो नहीं होता था, लेकिन एक्सरसाइजेज होती थी। तो एक्सरसाइजेज में आमतौर पे आपको किसी कंपनी कमांडर के साथ रखा जाता है और आप सीखते हैं उससे। लेकिन हमारे जो फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर थे, जो देन कर्नल सोंदी, पता नहीं क्यों उनको इतना विश्वास उनके अफसरों पे था। तो एक जगह पे एक्सरसाइज में ऐसी 3 पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमको जाना था, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था। तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके बोला कि तुम एक ये थ्रस्ट लेके तुम जाओगे। मैं सोचता रहा, मैं तो सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने बोला क्यों? मैं कहा नहीं, करेंगे। तो उन्होंने मुझे एक इंडिपेंडेंट थ्रस्ट पे लॉन्च कर दिया, और किस्मत की बात बोली या उनका ब्रिलियंस देखिए, वो सक्सेसफुली मैं अंदर तक पहुंच गया। अच्छा। हाँ, और एकदम से जो सामने वाले जो फॉर्मेशन थी वो भौचक के रह गए कि ये इतना अंदर कैसे आ गया। तो मेरा कहने का मतलब, उन्होंने जो जिस तरह से डिसीजन लिया कि रिस्क लेने में भी सक्सेस होता है, ट्रस्ट था एक उनका। हाँ, तो वो मैं सीखा कि जूनियर है या सीनियर है, सवाल वो नहीं है, कि वो मेरा एसेट है, मेरे बटालियन का ऑफिसर है, मेरा एसेट है। मैं उसको ट्रस्ट करूंगा और उसको असाइनमेंट दूंगा और वो पूरा करेगा। तो ये तो पहली बार एकदम सीखा मैं। तो सर, आपने काफ़ी ऑपरेशन आपने उसमें करे अपनी लाइफ में। कोई ऐसा सर ऑपरेशन आपको अभी भी याद हो कि यार वो बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन था? जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था और कारगिल की लड़ाई शुरू हुई, तो कारगिल की लड़ाई शुरू होते से ही, अब मई में शुरू हुई, जुलाई में ख़त्म हुई। देश ने कहा कि जुलाई में ख़त्म हुई, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है। उधर से वो आर्टिलरी फायर कर रहे हैं, आप इधर से कर रहे हैं, वो आपके ऊपर फायर असॉल्ट कर रहे हैं, आप फायर असॉल्ट कर रहे हैं, वो स्नाइपिंग कर रहे हैं, आप भी स्नाइपिंग कर रहे हैं। ये चल रहा था, रेड दोनों साइड से चल रहे थे। तो उसमें एक पर्टिकुलर रेड हुआ, हमारे ब्रिगेड में दूसरी बटालियन थी, थोड़ी दूर पे थी, लेकिन उसके 10 जवान, उन्होंने, जो रेडिंग टीम आई थी,
जिसमें एसएसजी के और टेररिस्ट थे, उन्होंने 10 लोगों को मारा। पोस्ट उन्होंने पूरी जला दी और एक को, वो उन 10 में से एक को जिंदा ले गए और पोस्ट के नीचे एक गांव था पाकिस्तान में, और वहाँ पे उसको सुबह सुबह खड़ा करके उसकी गर्दन उन्होंने रेत दी और वो गर्दन सर उससे वो फुटबॉल खेले। और ये हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था कि ये तो गलत है। और उसके बाद वो इलियास कश्मीरी नाम का टेररिस्ट था, आप कभी गूगल कीजिए आपको मिलेगा, वो जाके परवेज़ मुशर्रफ को, और ये बात है 2000 की, उस समय तक परवेज़ मुशर्रफ राष्ट्रपति भी बन गए थे, तो सेनाध्यक्ष भी थे और राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने 1 लाख रुपए उस इलियास कश्मीरी को दिया। मतलब क्या दर्शाता है, हमारा खून खौला। हमने कहा ये तो सही नहीं है। तकरीबन अप्रैल मई तक शायद निर्णय हुआ कि बदला लिया जाएगा, हड़बड़ाहट में नहीं, ठीक ढंग से लीजिए और अच्छा लीजिए बदला। मैंने वॉलंटियर किया मेरी बटालियन की तरफ से, और हमने अच्छी तैयारी करके 27-28 अक्टूबर 2000 को पाकिस्तान के रिंग कंट्रोल पोस्ट पे रेड किया। मेरे 2 अफसर और 18 जवान उसमें गए, और रिजर्व में 1 अफसर और तकरीबन 40 जवान और थे। और इसके अलावा पूरी बटालियन का हर एक व्यक्ति फायर सपोर्ट या डिसेप्शन या किसी न किसी चीज़ में लगा हुआ था। डॉक्टर सबसे बढ़िया कैप्टन अरुण माझी, ये सारे लोगों ने, और जो रेड लीड कर रहे थे उस समय मेजर अमिताभ रॉय और उनके 2IC थे कैप्टन भूपी खांड का, इन्होंने जो उस समय काम किया। और बाद में मुझे डिवीज़न के जो कर्नल GS थे, उस समय कर्नल दौलता थे, उन्होंने बोला यार तूने बड़ा अच्छा काम किया। हमने अपने परिवार में किसी को ये सब चीज़ें नहीं बताई। कई सालों बाद जब दौलता साहब मेजर जनरल बन गए और एक किसी फंक्शन में हम मिले, तो उन्होंने मेरी वाइफ की तरफ जाके बोला तुझे पता है तेरे पति ने क्या किया? तो उसको लगा मैंने कुछ गलत किया। तो उसने बोला क्या किया इन्होंने? बोले इसने हमारी इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। इसने जो बदला लिया और जो पाकिस्तान को सबक सिखाया। हमने उस समय 26 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा। उनके पोस्ट का हर एक बंकर एक्सप्लोजिव से उड़ाया। और वो जो हमारा बदला था, आज भी 27-28 अक्टूबर के समय हम आपस में बात करते हैं जिन लोगों ने ये किया। ऑपरेशन का नाम मैंने मेजर अमिताभ रॉय के बेटे के नाम पे रखा, ऑपरेशन राहुल। उनकी वाइफ को भी नहीं पता था, और मेरे सारे जवानों को चोट लगी है। और ये ऑपरेशन होने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, वो हमसे मिलने आए, सबको साइड में किया, मेरे पास आके कंधे पे हाथ रखा, ये जवान है? मैंने कहा हाँ सर ये जवान है। उनके साथ चाय पी। फिर उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि हमने तो आपको लिखित में ऑर्डर नहीं दिए थे, फिर आपने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली? मैंने कहा देश के लिए ली। क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी जो होना था हो गया, अभी इसको आगे नहीं बढ़ाना। तो मैंने कहा ठीक है सर, नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन वो अगर कुछ करेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। बोला हाँ वो आपको पूरी छूट है, आप जो करेंगे हमें पूरा विश्वास है। जब तक वो जिंदा रहे मैं इस ऑपरेशन के बारे में नहीं बोला, लेकिन मुझे भी लगा कि मेरे वो जवान जिन्होंने इतनी रिस्क ली है, उनको, उनके परिवारों को नहीं मालूम उन्होंने क्या किया। कम से कम मैं तो बताऊं, मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने उसके बाद बताया। सर ये जो आपके इतने ऑपरेशंस हैं, इनमें कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको किसी अपने कलीग की ब्रेवरी से, उसकी बहादुरी से बहुत आप इम्प्रेस हुए हो? मेरी जान बची। मैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल में, नज़दीक लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, और मेरे साथ कैप्टन प्रवीण थे, यंग ऑफिसर बिल्कुल, और हम माइनफील्ड के थ्रू जा रहे थे। अंधेरी रात थी, लेकिन फिर भी शायद पाकिस्तान के लोगों ने हमें देखा होगा, और सामने से शायद स्नाइपर फायर हुआ, और पीछे से पता नहीं कैसे इंस्टिंक्टिवली था, क्योंकि इतना जल्दी कैसे हो गया मुझे भी आज तक याद नहीं है, लेकिन प्रवीण ने मुझे ढकेला। प्रवीण मेरे पीछे था, मैं नीचे की तरफ गया और प्रवीण के पाँव में गोली लगी। और प्रवीण के पाँव में गोली लगी, प्रवीण चिल्लाया नहीं, उसने सिर्फ ऐसे करके इतना ही आवाज़ किया। अंधेरी रात में मैंने पलट के एकदम उसको बोला क्या हुआ? सर गोली लग गई। तो मैं हमेशा एक स्कार्फ बांधता था, रेजिमेंटल स्कार्फ, तो रेजिमेंटल नहीं, कैमोफ्लेज वाला। मैंने इमीडिएटली निकाला, मैं बैठा नीचे, उसकी पैंट ऊपर ऐसी की
और मैं ढूंढ रहा था कि एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड के 2 छेद कहाँ हैं। मुझे एक ही छेद मिला, तो उस अंधेरे में मैं ढूंढ नहीं पाया। हाँ। तो लेकिन मैंने इमीडिएटली वो ब्लड फ्लो को रोकने के लिए मैंने अपना स्कार्फ बांधा। नॉर्मली मैं एक डंडी लेके इसलिए चलता था कि खटर पटर आवाज़ नहीं होनी चाहिए फिसलने से, तो मैंने वो डंडी इमीडिएटली प्रवीण को दी और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और हम धीरे 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 वो माइनफील्ड में से आगे निकलते गए। तो करीब 300-400 मीटर की माइनफील्ड रही होगी, तो उसको क्रॉस करने में हमें कम से कम 45 मिनट लगे होंगे। दूसरी साइड में हमारे जो कंपनी कमांडर मेजर संधू थे, वो तैयार खड़े हुए थे। उनको मालूम था कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं सेट पे, पता नहीं क्या हुआ है। और जैसे ही हम माइनफील्ड के बाहर निकले हैं, तो संधू ने समझ गया, उसने फट से प्रवीण को उठाया, दौड़ के आगे निकाल के गए जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, उसको लेके सीधे हॉस्पिटल गए। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था, और ये था उस समय जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी जी। उसको हॉस्पिटल रजौरी ले गए, नौशेरा से रजौरी ऊपर की तरफ। अब वहाँ पे हॉस्पिटल्स को खाली रखना था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसको जम्मू ले जाना चाहिए। तो वो उसको एम्बुलेंस में डाल के जब नीचे वापस ला रहे थे और नौशेरा से होते हुए जम्मू जाना था, तो प्रवीण ने देखा कि ड्राइवर केरला का है, तो उससे मलयालम में उसने बात की कि भाई देख, मेरी बटालियन यहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पे है ब्रिज से, तो तू मेरे को बटालियन की तरफ से ले चल, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। वो ड्राइवर मान गया। अब मैंने देखा मेरी बटालियन में एम्बुलेंस एंटर हो रही है, मैंने कहा कौन बीमार हुआ, तो मैंने पूछा कौन बीमार हुआ, कोई नहीं। एम्बुलेंस ठीक मेरे सामने आके रुकी और खिड़की में से प्रवीण ने मेरी तरफ मुंह किया, बोला सर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पोस्ट आउट मत होने देना, किसी भी हालत में मुझे वापस बटालियन में आना है। वो ठीक हुआ, कैसे भी ठीक हुआ, केरला गया, सिक लीव पे रहा, वापस बटालियन में आया, तो उस समय तक उसके पाँव में एक सख्ताई आ गई थी, उसका एक गुठली बन गई थी। अब उसको चलने में तकलीफ होती थी, दौड़ने का सवाल नहीं था। हमने सबने साइलेंटली, हमारी टीम ने साइलेंटली ये तय किया कि कुछ भी हो, हर रोज हम 1 घंटा बास्केटबॉल खेलेंगे, हम समय निकालेंगे और प्रवीण को बगैर बताए हुए उसको हम शामिल करेंगे इसमें। क्या बात है। धीरे 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 धीरे, और प्रवीण उस समय दौड़ता था तो रुक नहीं पाता था, कोई हंसता नहीं था, कोई उसकी तरफ नजर ही नहीं उठाता था, मतलब उसको कभी ये लगा ही नहीं कि ये मेरे लिए हो रहा है। ठीक हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ, आज वो ब्रिगेडियर है। क्या बात है सर, ये तो बात है कि ये जो इतना भाईचारा, इतनी यूनिटी, ये किसी और जॉब में मिल ही नहीं सकता। सर ये तो बात हो गई कि एक जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उसमें आप कैसे करते हैं। जो कैंडिडेट देख रहा है उसको सर आप कुछ थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए कि आर्मी की जो एक लाइफ है, आर्मी आखिर देती क्या है, क्यों उसमें एक मोटिवेशन के साथ साथ एक क्या चीज़ है, देशभक्ति तो है, क्या ऐसा कंफर्ट है जो आप कहीं और पा ही नहीं सकते, क्या ऐसा एडवेंचर है? देखिए, एक मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत मेरे अच्छे मित्र थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप नौकरी समझ के यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ मत आइए, देशभक्ति समझ के आ रहे हैं, एक जुनून लेके आ रहे हैं, आइए, आपका स्वागत है। ये जुनून आपका वहाँ तक ठीक है, उसके बाद हमें किस तरह के व्यक्ति चाहिए? हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो इंडिविजुअली निर्णय ले सकें, टीम के तौर पे काम कर सकें, जिस समय ये काम है उस समय पीछे की सारी जवाबदारियां भूल जाएं और पूरा एक ध्येय देश के लिए हो, ऐसे व्यक्ति चाहिए होते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, तो जब मैं ये सब कर रहा था तो मुझे परिवार के बारे में भले ही चिंता हो, लेकिन फोकस यहाँ पे था। अब बाकी क्षेत्रों में आप देखें तो क्या है, काम है लेकिन मुझे छुट्टी जाना है, ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। परिवार को भी उतना मजबूत होना पड़ता है कि उनका पति, उनके पिता ऐसी जगह पे गए हुए हैं, तो अभी उनके लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। सर आपके कई ऑपरेशंस ऐसे भी रहे होंगे जहाँ पे जिंदगी पूरी दांव पे लगी हुई है और सेकंड्स में आपको डिसीजन लेना है। ऐसे में सर वो क्या क्वालिटीज होती हैं जो आपको एक ट्रू लीडर बनाती हैं? एक आपको किस्सा सुनाता हूँ जिसमें आपको ये पता लगेगा। मैंने बारामूला में 19 डिवीज़न टेक ओवर की थी जनरल बिपिन रावत से, और जनवरी के महीने में हमारी एक बटालियन 9 मराठा आई, उसके ऊपर काफ़ी तगड़ा फायर असॉल्ट किया पाकिस्तान की सेना ने।
और ऐसा कोई किसी ने उकसाया नहीं था उनको, लेकिन किया। उसमें हमारे एक बंकर का नुकसान हुआ। मैंने पूछा कमांडिंग ऑफिसर से, बड़े अच्छे कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल हिमांशु हटकर, जी। और उनसे मैंने पूछा कि तुमने कुछ किया? बोला नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके ओके, ठोक दो। मैंने उनको बोला कर दो। हाँ। वो तो इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने फटाफट किया और ऐसा ठोका कि बंकर के अंदर आग लगा दी। बहुत कुछ किया उन्होंने, मतलब पाकिस्तान वालों ने शायद सोचा भी ऐसा नहीं। महसूस किया होगा कि पता नहीं हमने क्यों किया। बताने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मेरे जवानों के ऊपर आप फायर करते हैं, फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो मेरे देश का मीडिया मेरे ऊपर लगाता है। उस समय निर्णय का क्या मतलब, एज ए लीडर मुझे अपने मराठास के सीओ को बचाना था। उसने गलत कुछ किया ही नहीं और उसको हाईलाइट करना था। तो एज ए लीडर आई हाईलाइटेड हिज अचीवमेंट्स, और करीब 10 दिन के अंदर आर्मी कमांडर साहब वहाँ आए, उनके हेलीपैड पे उतरे, मेरे ख्याल से 10 या 12 लोगों को कमेंडेशन कार्ड लगा के वापस दिए। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है सर। जी। तो ये तो सर मानना पड़ेगा कि जो आपकी ट्रेनिंग रहती है वो एक काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने के लिए तैयार कर देती है सर। कॉर्पोरेट लाइफ में जो लोग स्ट्रेस की बात करते हैं सर, कभी स्ट्रेस होता है आप लोगों को? ये कई वर्ड्स ऐसे हैं जो होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। हमने कभी इन वर्ड्स को सुना नहीं, या अगर सुना भी तो हम उसको एक डिफरेंट तरीके से लेते हैं। मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव स्ट्रेस होना आवश्यक है। पॉजिटिव स्ट्रेस में से सबसे बढ़िया चीज़ें निकल के आती हैं बाहर। ये चीज़ें कि हम डिप्रेशन में हैं और हम एक साथ कई चीज़ें नहीं कर सकते, हम एक साथ 10-10 चीज़ें करते हैं। तो मुझे कभी कभी ये टर्मिनोलॉजी ना समझ में आती है और ना ये फंडा समझ में आता है कि ये कैसे एक पर्टिकुलर जनरेशन इन वर्ड्स को यूज़ करती है। आप सोचिए, आपके जो बुजुर्ग थे, किन कंडीशन में उन्होंने एजुकेशन ली, किन कंडीशन में उन्होंने नौकरियां की। अब हम जब सियाचिन ग्लेशियर पे भी थे तो उस समय इतना वेदर की वजह से, टेरेन की वजह से, एनिमी फायरिंग की वजह से हमारे ऊपर अटैक्स होते थे। तो कौन सा स्ट्रेस और कौन सा डिप्रेशन? उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं, बल्कि हम तो ये मौका ढूंढते थे कि वो कुछ करे तो उसको हम सबक सिखाएं। तो मेरे ख्याल से सॉफ्टर टाइम्स में जो जनरेशन बाहर निकलती वो शायद थोड़ा सॉफ्ट निकलती होगी। हमारे टाइम पे शायद परवरिश भी ऐसी थी, सिचुएशन भी ऐसी थी, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा लग्जरीज भी नहीं थी। ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही सड़क पे थे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मजबूत थे। ये कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई भी खूब करते थे, गेम्स भी खूब खेलते थे, घर पे काम भी करते थे, एक्सटेंडेड फैमिली में मामा के यहाँ जाना, चाचा के यहाँ जाना, वहाँ पे भी काम करना। तो ऐसा कभी शायद फुर्सत भी नहीं थी ये सब सोचने की। बिल्कुल। तो अभी अगर जनरेशन को ये सोचना है कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। अगर आप बोलेंगे कि स्ट्रेस नाम की चीज़ है ही नहीं तो ठीक है, आप उसी तरह से रहेंगे। सर आपने भी ईमानदारी और मेहनत की बात करी, तो मुझे आपके बारे में एक किस्सा पता चला कि आपने एक बार कुछ टेररिस्ट का कुछ माल पकड़ा था और उसमें कुछ करेंसी निकली थी, इंडियन करेंसी, जो कि न्यूली लॉन्च थी। तो और आपको शायद उस समय ये भी नहीं पता था कि ये भी रुपए होते हैं। हाँ, ये 2001 की बात है। 2001 में 4 और 5 जून की रात को हमें पता लगा कि एक ग्रुप आ रहा है, और उससे पहले भी थोड़े इंडिकेशन थे। हमने अपने सोर्सेज भी यूज़ किए। हमारे एक सुबेदार प्रताप सिंह थे, बड़े अच्छे थे इंटेलिजेंस में, उन्होंने बड़ी मेहनत की। उनके साथ उनकी टीम थे, चतुरानंद वगैरह, ये बड़े अच्छे लोग थे। तो उन्होंने बताया कि सर ये 2-3 गैप हैं, इसमें से टेररिस्ट घुसेंगे, कितने लोग आ रहे हैं? तो तकरीबन उन्होंने सर अंदाजन 18 से 20 होंगे। कौन सा ग्रुप है? सर हिजबुल मुजाहिदीन का। अच्छा ठीक है, पीर बदेसर का एरिया है, वहाँ से आएंगे। हम लोग सेकंड टियर में आ गए थे तब तक। तो मुझे पाकिस्तानियों पे कतई विश्वास न था, न है, न रहेगा। तो मैंने उन्होंने बोला कि सर ये बीच वाला गैप शायद इस्तेमाल होगा, तो मैंने तीनों पे लगाया। मुझे विश्वास नहीं था, पर पहला ग्रुप बीच में से आया, और बीच में से आते से ही वो हमारी लड़ाई शुरू हो गई, और अच्छी तरह घमासान लड़ाई शुरू हुई। अब सुबह सुबह तक फायरिंग बंद हुई,
और मैं और मेजर नंद कुमार हमारी 2 टीम लेके हम सर्च करने के लिए चले। मेरे बाकी अफ़सर उस समय काफ़ी यंग थे, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, बाकी 3 अफ़सर मुझे एडवांस पार्टी में भेजने पड़े थे। कुछ अफ़सर जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतनी मेहनत की थी, उनको स्टाफ कॉलेज की तैयारी के लिए उनको भेज दिया। तो एक कैप्टन प्रवीण, मेजर सुभाष सिपैया, मैं, नंद कुमार, हम यही थे। अब जैसे ही वो फायरिंग वायरिंग शुरू हुई, उसमें एक हमारा राम सिंह राइफलमैन लग गई उसको चोट, और वो फिर बाद में ख़त्म हो गया, शहीद हो गया। एक और को चोट लग गई। तो मुझे उस समय ये लगा कि अरे ये कैसा ऑपरेशन है, अभी एक भी मिलिटेंट मारा नहीं और आपका एक जवान चला गया, एक इंजर्ड हो गया। तो फिर मैं और सुभाष सिपैया हम उसमें ऑपरेशन में कूद गए एकदम से। पूरी लड़ाई चलती रही, शाम के 5 बजे तक हमने हर एक मिलिटेंट को मार दिया। 7 मिलिटेंट हमें वहाँ मिले, और वो 7 मिलिटेंट जब मिले, उसमें एक और किस्सा ये हुआ कि जब मैं बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया था, तो एक मिलिटेंट ऊपर ऐसे आया और उसने मेरी तरफ फायर करने के लिए की, मैंने पहले उसको मार दिया। अब वो गिरते-गिरते उसने अपनी उँगली वो ट्रिगर पे दब गई और वो पूरा फायर ऊपर की तरफ गया। वहाँ पे हमारा सेकंड लेफ्टिनेंट मोहित ममगैन था, उसको सीधे चेहरे पे लगा। अच्छा। और मैंने ऐसे मुड़ के देखा, बिकॉज़ थोड़ी सी आवाज़ हुई, मैंने मुड़ के देखा तो खून का फव्वारा निकला। मोहित के फेस से। हाँ, मोहित के चेहरे से। और मुझे एक क्षण के लिए लगा कि शायद अब मोहित बचेगा नहीं। लेकिन मेरे जवान बड़े तेज थे, उन्होंने फटाफट उसको कंधे पे उठाया, ले गए। प्रवीण ने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया और उसको लेके उधमपुर चले गए। अब मेरे मन में क्या चल रहा है, राम सिंह गया, मोहित इंजर्ड है, एक और जवान इंजर्ड है। लेकिन हमें हमारे एक आर्मी कमांडर थे जनरल खन्ना, उन्होंने एक बात सिखाई थी, लड़ाई में गुस्सा नहीं करना। आपस में परिवार दोस्तों के साथ गुस्सा कर सकते हैं, दुश्मन के साथ दुश्मनी करना। तो बहुत ठंडे दिमाग से, हालांकि लोगों को मैं गाइड कर रहा था, जोर से आवाज़ से गाइड कर रहा था, लेकिन और शाम के करीब 5 बजे तक हमारा उद्देश्य ये था कि 5 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए, अंधेरे में नहीं तो ये खिसक लेंगे फिर। जब अंदर घुसे और उनका सामान निकाला, बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है, पता नहीं वो ग्रेनेड लगा दे, कुछ करे, तो वो सारे में समय लगा। अब जब निकाला तो सुभाष सिपैया ने बोला, सर ये पता नहीं इतनी करेंसी क्या है ये? मैं कहा यार मुझे भी पता नहीं। बिल्कुल ब्रांड न्यू कड़क नोट, उस समय 1000 की करेंसी आई थी, उसमें थोड़े से ऑरेंज कलर के वो नोट आए थे, या 2000 के थे, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो मैं बोला यार नकली लगता है ये। तो हमारे ब्रिगेड कमांडर पीछे खड़े थे, उन्होंने जोर से आवाज़ दी, अब नकली नहीं है, ये नए नोट हैं। तो हमने बोला सर हमने तो देखे नहीं कभी। तो बोले हाँ नहीं देखे होंगे, लेकिन ये नए हैं। दूसरे भी ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने बोला हाँ ये नए नोट हैं। उस समय तक हमें कभी इतने बड़े नोट देखने की ना आवश्यकता थी, ना हमारे पास नोट थे। ईमानदारी की बात कि हमारे पास थे नहीं। और फिर वो पूरे बाहर निकाले गए, उसका हिसाब लगाने के लिए मैंने मेजर सिपैया को बोला कि यार इसका हिसाब लगाओ। वो बोला सर ये सब गिनना बड़ा झंझट है, चलो एक और दूसरा ऑपरेशन करते हैं, ये किसी और को दे देते। तो बड़े अच्छे अफसर मेरे पास थे, और ये किस्सा जो हुआ, मैं यहाँ पे ये बात अपने ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहूँगा कि ब्रेवरी की बात हो, ईमानदारी की बात हो, चाहे हर माहौल में, हर सिचुएशन में अपने आप को खुश रखने की बात हो, ये एग्जाम्पल्स मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी में। सर आपने अभी परिवार की बात करी, तो ये बहुत एक ऐसा सेगमेंट रह जाता है जो कभी आम पब्लिक के सामने आता नहीं, कि एक आर्मी में जो आप लोग होते हैं, आपके परिवार का कितना एक बड़ा हम उसको क्या कहना चाहिए कि सर योगदान है उनका, या एक तरीके से उनका हम सेक्रीफाइस भी मान सकते हैं कि आप कहाँ बॉर्डर पे हो और वो लोग। तो सर कैसे मैनेज होता है ये, और क्या मोटिवेशन रहता है? ये हमारे परिवार में चाहे माँ बाप हों, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, हमारे भाई हों, हमारी भाभियाँ हों, बहनें हों, इन सब की वजह से हम ये कर पाते हैं। जब भी हम फील्ड में रहते थे, हमें भले ही चिंता हो, लेकिन एक अश्योरेंस रहता था कि मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, ये जरूर संभाल लेंगे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। और गड़बड़ होने के चांसेस तो बहुत ही ब्राइट रहते हैं। कारगिल वाला जब युद्ध शुरू हुआ तो आर्टिलरी फायर, मोर्टर फायर शुरू हुआ। मेरी वाइफ वहाँ पे, बच्चों को गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए थोड़े दिन के लिए आई थी, और फिर उस समय आदेश ये हुआ कि अभी नीचे कोई नहीं जाएगा क्योंकि रोड स्पेस चाहिए,
तो जो जहाँ है वहीं पे रहेगा। तो वो बेचारी वहाँ पे नौशेरा के बेस में थी मेरे 2 छोटे बच्चों के साथ। और जब फायरिंग शुरू हुई तो मैंने बोला कि अभी आप सब बंकर में चलो। कई घंटों तक हम्म, वो और भी 2-3 लेडीज थी, उन बंकरों में रहे, जहाँ ना लाइट है, ना कुछ है, ना कुछ है। ये सिर्फ बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि बंकर है, लाइट है, सब कुछ है, सब साजो सामान है, सुविधाएं। ऐसा असली में नहीं होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, उस समय शायद इतनी नहीं रही होंगी, लेकिन अभी चेंज हो रही हैं। सर कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है? हमारे सेनाध्यक्ष ने मुझे बुला के, जब मैं मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल अप्रूव हुआ, मैं ओवर एज हो गया था, क्योंकि मैं कॉलेज के जरिए गया था, मैं एनडीए के जरिए नहीं गया था। तो मैं अप्रूव था लेकिन ओवर एज हो गया। तो जनरल दलवीर सिंह ने, सुहाग साहब ने मुझे बुलाया, बोला यार तू ओवर एज हो गया लेकिन मुझे तुझे जवाबदारी देनी है। मैंने कहा सर जो आप सही कहें। तो जो खैर बातचीत हुई उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। उन्होंने मुझे डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाया, और उसके बाद जो जिम्मेदारियां बढ़ती गई, जैसे आपको याद होगा 31 दिसंबर 2015 और 1 जनवरी 2016 पठानकोट का जी हादसा हुआ एक तरह से, और वो रुका नहीं। और उसके पहले राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी कोशिश कर चुके थे कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें, लेकिन कुछ और, मतलब 25 को वो लाहौर गए थे और 31 और 1 को ये हो गया। बिल्कुल। तो ये होने के बाद फिर उरी का किस्सा हो गया। तो हमारे एनएसए साहब ने, अब मैं राष्ट्रीय स्तर पे जो जवाबदारी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, पूछा कि बताइए क्या क्या। हमने बताया, फिर एक कोर ग्रुप बना, जो प्रधानमंत्री जी ने एनएसए साहब को बोला, और एक कोर ग्रुप बना, उसमें मैं भी था, और प्लानिंग शुरू हुई कि अभी क्या करना है। तो इंटेलिजेंस का सभी का जवाबदारी एनएसए साहब ने मुझे दी कि आईबी का भी तुम इकट्ठा करोगे, रॉ का भी तुम करोगे, एनटीआरओ का भी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और जब हम मिलते थे तो सबसे पहले ब्रीफिंग मैं देता था, और फिर एनएसए साहब सबसे पूछते थे कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड करना है। जयशंकर साहब भी उसी में थे। तो ठीक है, हो गया, ओके, शुरू करो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम दिन में 2 बार ये रिपोर्ट रिटर्न में बनाओगे। तो मेरा ऑफिस और मेरे अफसर 24 घंटे काम करते थे, 24 घंटे। और सुबह सुबह 3 बजे एक रिपोर्ट कंपाइल होती थी, जिसको मैं 7 बजे खुद जाके एनएसए साहब को देता था, वो करीब 8 या 9 बजे पीएम साहब को देते थे। अब अगर मैं सोचूं, जब मैंने फौज ज्वाइन की थी, कभी मुझे ये ऐसा महसूस हुआ होगा कि ये जवाबदारी कभी मेरे रास्ते में आएगी? कभी नहीं। फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स में हुआ, आपने देखा कि हमें बहुत सक्सेस मिली। करने वाले वो बहादुर जवान और अफसर थे, लेकिन दिल्ली में बैठ के हम जो कर रहे थे वो। उसके बाद मैं रिटायर हुआ, एनएसए साहब ने मुझे उनकी टीम में शामिल किया, एनएससीएस में। पुलवामा हुआ। मतलब सर ये कह सकते हैं कि आज सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। हाँ, आप बराबर उसके बाद 24 भी। घंटे और 12 जी। और उन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया, और फिर पुलवामा हुआ। अब पुलवामा के बाद बालाकोट करना ही था, हम उनकी टीम का हिस्सा थे। बालाकोट भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ। अब मेरा टेन्योर, हाँ, कोविड हुआ, गलवान हुआ, ये सारा कुछ हुआ, मैं उन्हीं के टीम में था। फिर 3 साल हो गए, और 3 साल के बाद हम बाहर निकल आए। मैं चला गया था पूना, और फिर राजनाथ जी ने फिर बुलाया कि मेरे साथ काम कीजिए। अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार थे, उन्होंने बोला हमारे साथ काम कीजिए एमओडी में। 3 साल मेरे मार्च 2025 में ख़त्म हो रहे थे। तो मैं राजनाथ जी से भी रिक्वेस्ट किया, और जो डिफेंस सेक्रेटरी आर के सिंह जी, तो निर्णय लेने में थोड़ा समय लग रहा था कि अब करना क्या है आगे। 22 अप्रैल हो गया। अब 22 अप्रैल के बाद मेरा मन नहीं माना कि मैं अभी छोड़ के जाऊं। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे निगरानी में सारा कुछ हुआ, लेकिन मैं वहाँ पे था, जो हो रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं सर? जी जी। देख रहा था कि क्या हो रहा है, और थोड़े बहुत जो मेरी तरफ से एडवाइस देने की आवश्यकता है, जो देनी चाहिए। सर हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में आप बतौर डिफेंस एडवाइजर जी, आपने बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी निभाई। तो जब ये शुरू हुआ, और 12 मई को स्टेबलाइज हुआ, और 16 मई को फिर मैं वहाँ से निकल गया, जिम्मेदारी पूरी कर। जी। क्या बात है सर। सर मतलब लगातार आपका करियर ऐसा रहा है कि
एक से एक बड़ी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं जी। देश के लिए। जी। सर, कोई ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ है कि उस इंसिडेंट ने आपका एकदम आउटलुक, एक सोचने का नजरिया बदल दिया हो? देखिए, कई इंसिडेंट्स होते हैं और आदमी को किस चीज़ से डर लगता है? मौत से डर लगता है। लेकिन सेना में आने के बाद कई बार आप बिल्कुल मौत के नज़दीक आते हैं और आपको ऊपर नहीं बुलाया जाता, तो आपका नज़रिया ऑटोमेटिकली चेंज होता है। अब ऐसे कई किस्से हुए हैं जिसमें आप बचे, मैंने आपको कई किस्से उसमें से सुनाए। आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ कि मणिपुर में हम लोग जब थे, तो लड़ाई भिड़ाई वाला अलग किस्सा है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल्स थे, उनके बड़े बुरे हाल थे। मतलब न रोड है, न पानी है, न बिजली है। ये 1992 से लेकर 95 तक की बातें हैं। जी जी जी। और वहाँ पे हम अपनी तरफ से जितना भी हो सके गांव वालों के लिए जो भी हम कर सकते थे हम करते थे। वो बेचारे प्रेशर में रहते थे, उधर NSCN ग्रुप से भी प्रेशर में रहते थे, हमारे आर्मी के ऑपरेशन, तो इसलिए हम ये कोशिश करते थे कि उन लोगों को हम तकलीफ ना दें। और उसमें बिल्कुल ही इंटीरियर के इलाके में जाके एक तिपाईमुख करके एरिया है, उसमें आपको बराक नदी बोट से पार करनी पड़ती, फिर वंगाई रिज पे आपको पैदल जाना पड़ता है। और उस एरिया में वंगाई रिज पे NSCN के कैंप्स वगैरह होते थे और वो रास्ता लेते थे ऊपर जाने के लिए। वहाँ पे जब जा रहे हैं और उस रिज पे गांव भी हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, मतलब लोग रह रहे हैं बेचारे, क्योंकि वहाँ पे जंगल इतना घना है कि वहाँ पे सूरज की रोशनी नीचे नहीं आती। तो जब हम जा रहे थे अंदर बिल्कुल सावधानी से अपने मिलिट्री के तरीके से, तो ऐसे ऐसे लगा जैसे कोई व्यक्ति आवाज़ निकाल रहा है और वो बहुत परेशान है, मतलब उसको दुख है कोई मतलब रोने चीखने की हाँ, आवाज़। इस तरह से अच्छा। आवाज़ ऐसे करके आवाज़ आ रही। हम सब साइड में हो गए, हमने बोला कि अभी पोजीशन लो, देखते हैं क्या आ रहा है। हमने ऊपर से देखा तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी अपनी वाइफ को अपनी पीठ पे उठा के चढ़ रहा था, डंडा हाथ में लिया हुआ। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, हम लोग देख रहे हैं कहीं ट्रैप तो नहीं है कि ऐसा किसी को भेजा और हमें एम्बुश कर दें। जब बिल्कुल ऊपर आ गए, नज़दीक आ गया, और उसने भी ऐसे ऊपर देखा, वो भी शॉक हो गया कि ये अब कौन है, ये मिलिटेंट हैं या फौज है। तो हमने उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया, हमने बोला हम इंडियन आर्मी के हैं। उसको थोड़ा अच्छा लगा। हमने बोला कहाँ जा रहे हैं, हमारी भाषा उसको समझ में नहीं आती, उसकी भाषा हमको समझ में नहीं आती। उसने वाइफ की तरफ देखा, मेरे साथ जो मेरा नर्सिंग असिस्टेंट था उसने देखा, बोला साहब बहुत बुखार है, टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, पैरासीटामोल दो, टेम्परेचर डाउन करो। अभी मेरे पास क्या दुविधा है, मैं ऑपरेशन में जाऊं कि इस बुढ़िया को, बेचारी को बचाऊं। मैंने उस समय निर्णय लिया इमीडिएटली कि मैं अपनी पार्टी 2 हिस्सों में करूंगा। मतलब मेरी कैपेबिलिटी आधी हो गई, लेकिन ऑपरेशन करके आऊँगा। और इनको बोला कि चलो इनको धीरे धीरे धीरे, अब बुजुर्ग आदमी पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं, तो उस हिसाब से भी तैयारी रखो और तुम तिपाईमुख के इधर वाले घाट तक पहुँचो। वो सर इतने घने जंगल में? इतने घने जंगल। फिर हम ऑपरेशन करके डबल स्पीड से हम वापस आए और फिर इनको हमने उठा के हमारे साथ बोट में पार किया। तिपाईमुख में पूछा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डॉक्टर, कुछ नहीं। हमने बोला अच्छा चलो, अब हम तो पैदल आए थे तो इनको भी हम पैदल लेके चले। उस इलाके में कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। हमें 2 दिन तक इनको ले जाना पड़ा। फिर हम थानलॉन, जहाँ पे मेरी पोस्ट है, थानलॉन पोस्ट में ले जाके, थानलॉन में हमने पूछा कि भाई यहाँ SDO साहब रहते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह कुछ होगा? बोला डॉक्टर नहीं है। हमने कहा यार एम्बुलेंस तो मंगाओ। तो चूड़ा चांदपुर से एम्बुलेंस चली। तो ये सब में 2 दिन लगे। उसमें पूरे हमारे नर्सिंग असिस्टेंट ने वगैरह जो सलाइन वगैरह लगा के उसको जीवित रखा, टेम्परेचर डाउन किया। 2 दिन बाद उसको इवैक्यूएट किया। मुझे आज भी मालूम नहीं उनका नाम क्या है, मुझे आज भी पता नहीं कि उनका क्या हुआ, बट जीवित तो निश्चित तौर पे रही होंगी। लेकिन आप वहाँ पे ऐसा नहीं पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे गांव वाले हैं, आप भारतीय हैं, आपको पूरी सेवा मिलेगी। और उसके बाद भी हमने कभी पता करने की कोशिश नहीं की। मतलब आमतौर पे लोग करते हैं ना कि अभी, अब वो बेचारों की हालत, तो जो आपने बोला कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट जिससे आपका नज़रिया, तो लड़ाई के लिए तो हम हैं ही, लेकिन देश सेवा इस तरह से भी होती है।
सर ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि एक तरफ तो हम लोग सुनते हैं कि अभी तक जो भी हम केसेस सुन रहे थे आपके ऑपरेशंस के, नेशन बिल्डिंग का इससे बड़ा कोई और एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता सर। और सर जैसे हम लोग देख रहे हैं आपके किस्सों से कि एक ट्रू लीडर क्या होता है, एक इंस्पिरेशनल जर्नी सर। सर अभी तक जो हमारी बात चल रही है कि आपने अपनी सर्विस में किस तरीके से लीड किया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एक लीडरशिप के हमें और हमारे ऑडियंस को मिले हैं। सर एक वो दिन आया होगा जब ये पता है कि कल से मुझे नहीं आना है ऑफिस, वो आखिरी दिन जो होता है ना रिटायरमेंट का, वो सर वो क्या फीलिंग्स होती हैं उस दिन की जब आप आखिरी बार अपने जूते खोलते हैं, बूट अपने खोलते हैं? आमतौर पे जो आखिरी दिन होता है या आखिरी सप्ताह होता है, हम्म, तो आखिरी सप्ताह में आपका डाइनिंग आउट होता है, आप रिटायरिंग ऑफिसर्स का एक सेमिनार होता है। तो उस समय चीफ जनरल रावत थे, तो आपको मौका मिलता है बोलने के लिए। तो आप उस समय क्या ज्ञान तो नहीं देंगे ना, लेकिन आप आपकी फीलिंग्स तो बता सकते हैं। तो मैंने उस समय एक ही वाक्य बोला था कि सर, जब मैं आया था फौज में मैं फिट था, शेप वन था, मैं जा रहा हूँ शेप वन ही जा रहा हूँ। ऐसा क्या नहीं कि बात मुझे तकलीफ वगैरह नहीं है, लेकिन मैं शेप वन ही जाना चाहता हूँ, शेप वन जाता हूँ। तो उस समय इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। और जो आखिरी दिन जो आप बोलते हैं, उस समय क्या होता है कि आपका परिवार भी आपके साथ ऑफिस आता है, हम्म, बिकॉज़ उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही ये इमोशनल क्षण होता है, और फिर वो आपको साथ में घर ले जाते हैं। तो ये वैसा होता है। अब मुझे क्या फ़र्क पड़ा? मुझे सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ा कि मैं वर्दी नहीं पहन सकता। मुझे एक ही चीज़ का दुःख है कि मैं जो मेरी वर्दी है उसको पहन नहीं सकता दोबारा। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी रैंक तो रख सकता हूँ, लेकिन जो 4 दशकों से आपने वर्दी पहनी हर रोज़ सुबह, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, लेकिन आप तो वर्दी पहनते ही हैं। तो एक सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ा कि वर्दी छूट गई। मेरे ख़्याल से अभी भी उस चीज़ को मेरा ही नहीं, बाकी लोग भी उसको महसूस करते हैं। ये थोड़ी है कि काम नहीं है, काम तो बाद में भी चल रहा है, सिविल सिविल कपड़ों में चल रहा है, लेकिन वर्दी छूट गई। सर वो क्या मतलब उस टाइम लग रहा होता होगा कि जब लास्ट बार शर्ट वो वर्दी उतार रहे हैं या बूट खोल रहे हैं कि कल से नहीं बांधनी है। हाँ, यही एक फीलिंग थी। हम्म, ऐसा नहीं कि आपको इज़्ज़त कम मिलेगी या आपकी लाइफ़ में और कोई मेजर चेंज आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा तो अभी भी हमारी बटालियन से इतना कनेक्शन है, ब्रिगेड जो कमांड की उससे कनेक्शन है। ब्रिगेड कमांड करने वाले जितने ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उन सबसे कनेक्शन है। नया वाला आता है तो इमीडिएटली बात करता है। डिवीज़न का यही है, डीआईए का यही है, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ की वर्दी नहीं पहन सकते। सर ये जो ट्रेनिंग रही आपकी पूरी लाइफ, जब आप सिविलियन लाइफ में आए तो वो कितने काम आती है आपके आर्मी की ट्रेनिंग? सबसे बड़ी चीज़ है आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चे रहे होंगे तो माँ बताती होगी, पिताजी बताते होंगे, फिर फ़ौज में आ गए, अपने आप सब करने की आदत पड़ी। तो एक तो सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरा मेरे ख़्याल से कभी भी इधर-उधर ध्यान नहीं दिया कि राजनीति में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। तो सिविल लाइफ़ में आके वो बड़ा एक कम्फ़र्ट है कि आप किसी के भी ख़ेमे में या किसी के कैंप में नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुज़ार रहे हैं। सिंपल लाइफ़, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, उसी पे आप चल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से फ़ौज में आपको जो बोलते हैं ना कि संतुष्ट हैं आप। आपको और किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है। आप खुश रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ खुश रहेंगे, परिवार के साथ खुश रहेंगे। जो इतने सालों तक आप अपने परिवार के साथ नहीं रह पाए, हम्म, अब कोशिश यही है कि बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएँ, पत्नी के साथ समय बिताएँ। सर जो यूथ आपको सुन रहा है और जो जाना चाहता है आर्मी में या जो नहीं भी अभी इसमें जिसके मन में थॉट है, तो सर उनको आप क्या बताएंगे, व्हाई शुड दे जॉइन इंडियन आर्मी? एक ही कारण है कि इंडियन आर्मी में आप नहीं आएँगे तो बाहर से आके कोई आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। भले ही आप देख लीजिए कहीं पे भी कोई आपको प्रॉमिस करे कि आपकी लड़ाई में हम शामिल, कोई शामिल नहीं होगा। और दूसरा, न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर में सिर्फ वर्दी पहनने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो सिटीजन्स हैं, साइबर वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, ये अलग-अलग किस्म की वॉरफेयर हैं। हर एक सिटीजन को ये सोच लेना चाहिए कि वो भी सोल्जर है।
जैसे हर सोल्जर सोचता है कि वो सिटीजन है, हर एक सिटीजन को ये सोचना है कि भाई मेरा भी एक दायित्व है, मेरा भी एक कर्तव्य है। सारा कुछ मैं सरकार के ऊपर थोपूं, ये भी सही नहीं है। मैं इंडिविजुअली देश के लिए क्या कर सकता हूँ, चाहे मैं वर्दी में हूँ या मैं वर्दी नहीं पहन रहा हूँ। आप बाकी देशों में भी देखिए, हर एक सिटीजन को कुछ ना कुछ करना है। बिल्कुल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज में एक सेक्शन है 51A, आप देखिए उसमें लिखा हुआ है। अब लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो हमारे फोर फादर एंसेस्टर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, उन्होंने भी तो ये सोच के ही बनाया था बिल्कुल कि हर एक व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो मेरा सभी से ये एक निवेदन है कि आप फौज में आ जाएं, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। नहीं आए तो वो सिस्टम खराब है जिसकी वजह से मुझे सिलेक्ट नहीं किया, या नहीं मेरी तो पूरी तमन्ना ही टूट गई, ऐसा नहीं। उसके बाद आप टेरिटोरियल आर्मी का प्रयत्न कर सकते हैं। आप बाकी जितनी सिविल डिफेंस में है, देश की सुरक्षा ही करनी है ना आपको, बिल्कुल सर। सिविल डिफेंस के थ्रू करिए, बट करिए, कुछ ना कुछ करिए। और अगर इसमें भी नहीं गए तो कम से कम देश को बाकी प्रॉब्लम से तो दूर कीजिए। बिल्कुल सर। चाहे भ्रष्टाचार है, इनएफिशिएंसी है, इनकॉम्पिटेंस है, क्योंकि हमारी रेस किसके साथ है? अपने साथ नहीं है, बिल्कुल चीन के साथ है, यूएसए के साथ है। उसके लिए हर एक सिटीजन को काम करना पड़ेगा। सर, ये हमारा जो पॉडकास्ट है द यूनिफॉर्म डायरीज, ये डीजी रिक्रूटिंग का ऑफिशियल पॉडकास्ट है, और हम इसके थ्रू हमारा ये एक एम रहता है कि हम यूथ को इनकरेज करें कि वो भी जो आज एक आम लड़का है किसी छोटे से गांव में या किसी शहर में जो जवान या ऑफिसर बनना चाहता है, कल को जो आपको देख करके जो आपके जैसा लेजेंड बनना चाहता है, सर क्या उन्हें करना चाहिए कि वो आर्मी में आने के लिए किस तरीके से उन्हें तैयारी करनी चाहिए? पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी अपने दिमाग से, अपने ज़िंदगी से निकाल दें। अगर कोई चीज़ में उन्हें लगता है कि मुझ में शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे ये कमी है, उसको पूरा करें। परिवार के संस्कार साथ लेके चलें, आपको ज़्यादा कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। माँ बाप सबसे अच्छे टीचर होते हैं, आपके जो टीचर गुरु हैं वो सबसे अच्छे टीचर हो, उन्होंने आपको हमेशा अच्छी चीज़ सिखाई होगी। और दूसरा, बाकी जो बीच के लोग होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये ले लूँगा फिर आपको लगवा दूंगा, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिस्टम बहुत फेयर है, बाकी लोग कोई भी कुछ कहें। मैंने जब बताया कि मेरा तो कोई था ही नहीं, तो मैं तो एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि मुझे तो इसी सिस्टम के ज़रिए मैं आया हूँ। अब चाहे वो उसको आप किसी भी तरह से ले लें, लेकिन मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों हैं जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं, बिकॉज सिस्टम सही है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि डीजी रिक्रूटिंग का जो हमारा एम है, इसमें हम यही चाहते हैं कि बीच में वो किसी टाउट के उस पर ना पड़े। बिल्कुल। और सर, हमारी जो वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, इस पे अगर वो जाएं और जा कर के इस पे देखें तो उन्हें सब जानकारी मिल जाएगी, किसी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने तो सर, आप तो एग्जाम्पल ही है कि एक आम साधारण से परिवार का लड़का भी अगर मन में ठान ले तो आपकी तरीके से वो भी शिखर तक पहुंच सकता है। अजय जी, हम सब साधारण परिवार के हैं। वो सेना नहीं है जो राजाओं की और नवाबों की सेना, बिल्कुल नहीं है। सब हम साधारण परिवार के हैं, और हम बिल्कुल कभी ये नहीं सोचते हैं ये कौन सी भाषा बोलता है, ये कहाँ से आता है। आपको बताऊं, मैं मेरे 300 जो हमने जब ज्वाइन किया था उस समय एक अंडमान निकोबार का था, 2-3 मणिपुर के थे, 2-3 नागालैंड के थे, अरुणाचल के, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब। और जितने परमानेंट कमीशन मिले वो तो ठीक है, जितनों को परमानेंट कमीशन नहीं लेना था या नहीं मिला, कोई सड़क पे नहीं है, सब ने जिंदगी में अच्छा हासिल किया है। क्यों? कि फौज में उनको ऐसी सिखलाई मिली कि बाहर जाके वो इमीडिएटली दौड़ने लगे, चलने नहीं लगे, दौड़ने लगे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई लॉयर बना, एक हिमाचल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बना। इतने, हमारा एक दोस्त है जो वियतनाम में इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये कैसे हो गया? ऐसे ही हुआ कि उन्होंने सब काम अपने अच्छे किए और फौज की सिखलाई को आगे चल के इस्तेमाल किया। तो मतलब सर, आपका कहना ये है कि इंडियन आर्मी आपको एक न सिर्फ बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको सिखलाई देती है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप मात नहीं खाएंगे। बिल्कुल। तो सर, आखिरी सवाल, वो 5 रीजन जिसकी वजह से किसी भी लड़के को कि उसके मन में है कि द 5 रीजंस टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। मैंने पहले ही बताया, देशभक्ति
उसके बगैर आपको नहीं आना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आपको बहुत एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है, फंक्शनल क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है। बाकी जगह पे हम सुनते हैं कि अरे यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और कई बार मैं बाकियों को बताता हूँ कि उस चश्मे से हमको मत देखिए, हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। तीसरा सिस्टम, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप किसी भी कैंटोनमेंट में जाइए, कैंटोनमेंट के गेट के बाहर और कैंटोनमेंट के अंदर आप क्या देखते हैं, आपको निश्चित तौर पे फर्क। चौथी चीज, मेरा और मेरे जवानों का क्या रिश्ता है। मेरे रेजिमेंट में हम अपने जवानों को भुला बोलते हैं। भुला गढ़वाली में मतलब छोटा भाई। मेरी वाइफ भी उनको भुला कहती है, मेरे बच्चे उनको भैया कहते हैं। हम परिवार बन जाते हैं और ये परिवार एक तरह से लाइफ लॉन्ग होता है, वो बंद नहीं होता है। और आखिरी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, एक दूसरे के ग्रोथ में हमें खुशी होती है। क्या बात है। बाकी जगह पे अगर किसी को बोला जाए कि अरे ये मेरे से आगे निकल गया, तो पता नहीं किस तरह से आपस में बातचीत भी जब हम करते हैं, तो मेस के अंदर जब हम जाते हैं, मेस हमारा घर, तो मेस के अंदर भी हम जाते हैं तो सब मिलके वहाँ पे खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, उस बातचीत में रिलीजन, पॉलिटिक्स और वुमेन डिस्कस नहीं होंगी मेस के अंदर। मतलब क्या है, कोई राजनीति नहीं होगी, कोई भद्दी चीज़ें बातचीत नहीं होगी, और किसी भी धर्म के बारे में, क्योंकि हमारे सबका धर्म वो होता है जो हमारे जवानों का धर्म होता है। अगर मुस्लिम अफसर है, हिंदू ट्रूप्स हैं, वैसे हो जाता है, उल्टा है वैसे हो जाता है। असम रेजिमेंट में क्रिश्चियंस हैं, हमारे अफसर उसी तरह से ढल जाते हैं। ये मेरे ख्याल से जो मिनी इंडिया का एक सपना है, अगर आपको देखना है, इंडियन आर्मी। आई एम श्योर आज जो आपसे बातें सुनने को मिली, जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं, ये हमारे यूथ को मोटिवेट करेंगी, इंकरेज करेंगी टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। और सर, आप तो एक लीजेंड हैं, आपने जो किया है देश के लिए, वी आर थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड जय हिंद टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।